हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरीज होती है, अलग अलग थ्योरीज दी गई है उनको समझने के लिए उनके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहली थ्योरी है हमारी वर्नर थ्योरी। सबसे पहले वर्नर थ्योरी को हम पढ़ते हैं। तो वर्नर थ्योरी में क्या था कि वर्नर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर कोई थ्योरी दी थी, इसलिए उनको फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का भी नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ कंपाउंड डिस्कवर किए थे। ये कंपाउंड जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर COCl3.6NH3, यहाँ पर NH3 की संख्या कम ज़्यादा की गई है, उसके हिसाब से अलग अलग उनके कलर होते थे। ठीक है, ये कंपाउंड उन्होंने डिस्कवर किए थे सबसे पहले और उसके बेस पे भी अपनी थ्योरी बताई थी। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में दो मेन चीज़ें बताई थी कि दो तरह की वैलेंसीज होती है सेंट्रल मेटल एटम के पास। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेशन वैलेंसी को बताती है, या सेकेंडरी होती है वो नॉन आयनाइजेशन वैलेंसी होती है। इनका मतलब क्या है, चलो सीखते हैं अभी। कि जो यहाँ पर देखो COCl3.6NH3 का डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर उन्होंने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी होती है, उनको मैंने डिनोटेड किया है डॉटेड लाइन से। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है, 3 क्लोरीन है डॉटेड लाइन से, वो इनकी प्राइमरी वैलेंसी को बता रहे हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी को बता रहा है सॉलिड लाइन से, जो NH3 जुड़ा हुआ है सॉलिड लाइन से, वो इनकी सेकेंडरी वैलेंसी को बता रहा है। ये तो है रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है। प्राइमरी वैलेंसी होती है वो अटैच होती है आयनों के द्वारा, अटैच्ड बाय आयन, इसलिए इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते, कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते। तो आयनों में कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी रहती है। इसका मतलब उसमें क्या होंगे, डायरेक्शनल कैरेक्टर आपके होंगे सेकेंडरी वैलेंसी में। यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये बताती है प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम का। इसके अलावा जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है ये भी सेकेंडरी वैलेंसी के बेस पे ही डिसाइड किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी आपकी डायरेक्शनल नेचर की होती है, वो ही शेप डिसाइड कर सकती है। अब बात करते हैं इस थ्योरी की लिमिटेशन कि ये इस हमें अगली थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें ऐसी क्या लिमिटेशन थी। तो एक तो लिमिटेशन थी कि दिस थ्योरी डज नॉट कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में इस थ्योरी में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी दोस्तों। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसके बारे में ये थ्योरी नहीं बता पाती कि कौन मैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, और कौन सा कंपाउंड कलर शो करेगा, कौन सा कंपाउंड नहीं शो करेगा। ये थ्योरी उनके बारे में बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं देती। इसलिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा दूसरी थ्योरी को, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलेंगे उसको VBT। तो VBT क्या होती है, ये ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे होती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल के बेस पे ये थ्योरी दी जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है, वो लिगेंड की इन्फ्लुएंस में अपने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करता है उसके बारे में देखते हैं। या तो यूज कर सकता है N-1D या NS या NP ऑर्बिटल, अथवा NS-NP-ND ऐसे ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर सकता है। अब n की जगह कुछ वैल्यू रख देता हूँ, n की जगह 4 रख दिया मैंने, तो ये हो गया 3D 4S 4P। अगर ये ऑर्बिटल यूज करेगा तो वो हो जाएगा DsP2। उस DsP2 होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। या हो सकता है D2sP3, मतलब D अगर पहले आ रहा है, D अगर पहले आ रहा है तो DsP2 या D2sP3 टाइप का होगा। और अगर D बाद में आ रहा है, जैसे SP और फिर D आ रहा है, जैसे SP3 और या SP3D2 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कहने का मतलब कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इनर D यूज करते हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आउटर D यूज करते हैं। फॉर हाइब्रिडाइजेशन इल्ड सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ डिफाइंड ऑर्बिटल। और जो सारे जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल होते हैं उन हम मानते हैं कि वो इक्विवेलेंट होते हैं, सारे एक जैसे ही होते हैं, इसलिए वो ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी। इसके अलावा दिस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, आर अलाउड टू ओवरलैप विथ लिगेंड।
ऑर्बिटल दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं लिगेंड, उनके साथ ये ओवरलैप भी कर सकते हैं ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके अलावा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, उसी के आधार पर इसका हाइब्रिडाइजेशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका मतलब s और 3p के, तो टोटल 4 उसके पास ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तभी उसका sp3 आया, एक s का और 3p का, इसलिए 4 ऑर्बिटल रहे होंगे। इसके अलावा ये जो थ्योरी होती है ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो ये सारी चीज़ें हम आगे बढ़ के सीखते हैं। जैसे मान लो हो सकता है sp हो, sp में एक s ऑर्बिटल होगा, एक px ऑर्बिटल होगा। तो sp होगा वो लीनियर हो सकता है, px की जगह py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा sp2 की बात करूँ तो sp2 में एक s होता है, एक px होता है, एक py होता है। इससे जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, जैसे ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर, लीनियर में ऐसे होती है, ऐसे यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। बात करता हूँ sp3 की, sp3 में एक s, बाकी 3p, px, py, pz। तो देखो यहाँ पर px और py तो एक प्लेन में है, s भी इसी प्लेन में रह सकता है, लेकिन pz डिफरेंट प्लेन का हो गया मॉलिक्यूल, तो ये नॉन प्लेनर कंपाउंड होता है। इस प्रकार इसकी ज्योमेट्री बनती है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। आपने ट्राइपॉड देखा होगा, ट्राइपॉड, कैमरे का ट्राइपॉड, तो वैसी इसकी ज्योमेट्री होती है। अगला है दोस्तों dsp2। तो देखो इसमें एक तो d है, एक s है और 2 p ऑर्बिटल है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि dsp2 में d कौन सा होता है, p कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। तो dsp2 में d होता है dx²y², एक s ऑर्बिटल होगा, एक px होगा और एक py होगा। तो देख सकते हैं आप सभी xy प्लेन के ही ऑर्बिटल है, तो ये सुपीरियर प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, xy प्लेन में ही रहता है ये। से ये मान लो मेटल है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये प्लेनर ज्योमेट्री बन गई इसकी। इसके अलावा अगला है sp3d। sp3d तो एक s होगा, 3 आपके p होंगे, px, py और pz, एक यहाँ पर d होगा, दैट इज dz²। तो देखो ये 3 तो एक प्लेन में रहेंगे, x, y और s, और ये z वाला है वो प्लेन के बाहर हो सकता है। तो ये जो pz और dz² है ये प्लेन के बाहर होंगे। तो इसकी ज्योमेट्री का आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो ऑर्बिटल की मदद से। तो इसकी जो ज्योमेट्री 3 एक प्लेन में रहेंगे, इसका मतलब 3 तो ट्राइगोनल बनाएंगे, और 2 प्लेन के बाहर रहेंगे, मतलब एक हो सकता है प्लेन के ऊपर हो, एक प्लेन के क्या हो, नीचे, इसलिए पिरामिड ये बन जाएगा, बाई पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री मैं बना के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं मिटो देता हूँ ताकि आसानी रहे बनाने में। तो ये देखिए दोस्तों, बनाते हैं इसकी। तो इसमें देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाना है, तो मान लो ये मेटल है आपकी, ये 3 तो हो गया आपके ट्राइगोनल, एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे ही है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं पिरामिड। जैसे ये मैं मिला देता हूँ इनको, ये तो ये बन गया ट्राइंगल, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला आपका बना रहा है पिरामिड। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दैट इज sp3d। अगला है आपका sp3d2। sp3d2 में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एक s होगा, तीनों p हो जाएंगे, px, py, pz, और 2 d है। तो 2 d कौन कौन से होंगे, देखो एक d तो हमेशा dx²y² ही होता है, दूसरा d यहाँ पर होगा dz², ताकि 2 प्लेन के बाहर हो जाए, एक pz प्लेन के बाहर हो जाए, एक dz² प्लेन के बाहर हो जाए। 4 प्लेन के अंदर रहेंगे, तो 4 प्लेन के ऊपर है दोस्तों, देखो ज्योमेट्री 1 2 3 4, ये प्लेन के ऊपर है 4, ठीक है, ये प्लेन पे बना रहे हैं, और एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, 2 प्लेन के बाहर है, pz और dz²। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसको बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसी को नाम देते हैं हम ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी नाम देते हैं इस ज्योमेट्री को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्टाहेड्रल आपके लिए। आगे हमारा d2sp3। d2sp3 में ये d पहले आ गया है, तो d पहले आ गया, तो d कौन कौन सा होगा, वो सेम ही होगा, dx²y² और dz²। इसके अलावा एक s और 3 p, ठीक है, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही होता है, लेकिन जो ऊपर वाला था ये आपका इनर ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये आउटर ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। बाहर वाले d यूज कर लिया आपने, तो
आउटर हो गया और अंदर वाले डी यूज कर लिए तो इनर ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ही होता है दोस्तों। इसके अलावा है sp3d3। sp3d3 में एक s होगा, 3 p होंगे, px py pz, और 3 ही यहाँ पर d होंगे। तो 2 d तो ये हो जाएंगे dx² y² और dz²। एक हमने ली दे दिया dxy, ताकि xy प्लेन में 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। 3 तो ये, सॉरी 1 2 3 4 ये 5, दोबारा 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट, ये मिट नहीं रहा यार, अब मिटेगा, ये मिट ही नहीं रहा। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक s होगा, एक px होगा, ये py होगा। तो s px py और dxy और dx² y² ये तो एक प्लेन में रहेंगे, तो 5 आपके एक प्लेन में होंगे, और pz और dz² होगा, ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे रहेगा। तो आपकी जो ज्योमेट्री बन गई है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी हो गई है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल आपकी ज्योमेट्री हो गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है इन समझने के दौरान आपको ये चीज़ें समझ में आई गई होगी कि विदाउट s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल। बोलो s ऑर्बिटल तो होगा ही होगा, उसके बिना कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। d3sp3 पॉसिबल नहीं होता, इस तरह का हमने कहीं पर भी नहीं लिखा। इसके अलावा d2sp2 भी पॉसिबल नहीं होता, d2sp3 होता है। ठीक है, d2sp2 नहीं होता। इसके अलावा d3sp3 नहीं होता, sp3d3 होता है, sp3d3 होता है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो जितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल मेटल एटम के पास दोस्तों ज़्यादा होंगे। तो सेंट्रल एटम के अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू √n+2। बोहर मैग्नेट, इसका यूनिट होती है बोहर मैग्नेट, और n यहाँ पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से हम उसका डायपोल मोमेंट या म्यू यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, इसका रूट कैलकुलेट नहीं करना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, उसको ध्यान में रख लेना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आपका म्यू रहेगा 1.7 याद रखना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आपका म्यू रहेगा 2.9, 2.8, 2.9 के करीब रहता है, तो 2.9 याद रख लो। 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9, n है तो n.9, बस याद हो गया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दिए 7 है तो इसका म्यू कैलकुलेट करो, तो आप फॉर्मूला लगाने बैठोगे √7, 7+2, और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसका रूट लो, तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है इसमें। तो आप डायरेक्ट याद रख लो, अगर 7 है तो 7.9 उसका म्यू रहेगा। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो n की वैल्यू और म्यू की वैल्यू। आपको हर जगह ये फॉर्मूला और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले ये मेन कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो लिगेंड यहाँ पर उसको 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है, IBr, SEN, Cl, S, F, OH, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपकी बैक पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपकी बैक पेयरिंग नहीं होगी। अब आपको ध्यान में रखने हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं CO, CN, NO2, EN, PY, NS3, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जैसे NO, NO2, PY, CO, CN, EN, NS3। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख सकते, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर डोनर एटम या तो है कार्बन या है आपका नाइट्रोजन, वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बस आप इतना पॉइंट याद रख लो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही वीक फील्ड याद रखना है, ना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड याद रखना है। इतना सा याद रखना है कि जहाँ पर डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे पिरिडिन में भी नाइट्रोजन होता है, NO2 में, NO में, CO में कार्बन होता है, CN में कार्बन होता है, EN में नाइट्रोजन होता है, NS3 में नाइट्रोजन होता है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही काउंट होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन और नाइट्रोजन हो। बस इतना याद रख लेना आप। वीक फील्ड लिगेंड तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके केस में कुछ होता नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बैक पेयरिंग होती है। अब
बैक पेयरिंग कैसे होती है देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ बैक पेयरिंग। मान लो डी का ऑर्बिटल है, डी के डब्बों में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जब आपका वीक फील्ड लिगेंड आएगा, ये देखो वीक फील्ड लिगेंड आपका, तो 5 के 5 ही रहेंगे, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। ठीक है, और यहाँ पर आपके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो म्यू कितना हो गया 5.9। बस सीधा ही करना है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो म्यू हो गया 5.9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो बैक पेयरिंग होगी। बैक पेयरिंग कैसे होगी, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, पेयरिंग करवा दो। पेयरिंग करवाने के बाद ऐसा दिखेगा आपका कॉम्प्लेक्स। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कम होने के कारण इसको बोल दिया लो स्पिन, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको बोल दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो म्यू कितना हो गया 1.7 बस। और इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ये 2 डब्बे यूज करेगा और बाहर वाले डब्बे यूज करेगा, इसलिए इसको इनर ऑक्टाहेड्रल हम बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, यहाँ पर बाहर वाले डब्बे यूज होंगे तो इसलिए sp3d2 या आउटर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की यहाँ पर बात हो रही है। जब देखो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। बाकी आप डायपोल मोमेंट म्यू बता ही सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर। तो ये पेयरिंग, बैक पेयरिंग का कंसेप्ट था कि जब वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो बैक पेयरिंग नहीं करवानी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो बैक पेयरिंग पॉसिबल होती है, वो करवानी होती है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड पॉइंट बताए गए हैं कि इन द लोअर स्पिन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम डिक्रीज। लोअर स्पिन होगा तो डिक्रीज हो जाएंगे, और ये सब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स हो जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और ये होता है वीक फील्ड लिगेंड के केस में। ठीक है, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी। मेन पार्ट दोस्तों अभी यहीं से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की। कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है आपका, तो आपको डब्बे भरने के बाद खाली डब्बे 4 चाहिए, 4 डब्बे लेने हैं आपको। ठीक है, तो हो सकता है ये वाला एक खाली बच जाए, फिर S का फिर P का नंबर आएगा, तो ये 4 डब्बे खाली हो गए। 4 डब्बे खाली हो गए तो आपका एक तो D है, एक S है और एक P है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है आपका DsP2। और DsP2 कैसा होता है, सुपीरियर प्लेनर होता है। इसमें DsP2 होता है, D कौन सा होता है, DX2Y2 होता है, S होता है, एक PX होता है, एक PY होता है, तो चारों एक ही प्लेन के हो गए, इसलिए सुपीरियर प्लेनर रहता है। लेकिन अगर मान लो सारा D भरा हुआ है आपका, तो बाहर वाले और डब्बे काम में लेने पड़ेंगे, तो एक S का डब्बा और 3 P के डब्बे, तो sp3 क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल कहने का मतलब दोस्तों हो गया नॉन प्लेनर कंपाउंड हो गया, प्लेन के बाहर। इसमें जो pz है वो प्लेन के बाहर रहेगा। ठीक है, तो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री आपकी हो गई है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, अभी यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक एग्जांपल लिया हमने NiCO4, एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम। तो निकल हो गया, निकल 28 नंबर पे होता है। निकल में कन्फिग्रेशन आप निकल का लिखोगे तो वो होता है 3D8 4s2 आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। तो 3D8, तो D में हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया। S में 2 भर दिए। ठीक है, यहाँ पर ये सब भरने के बाद देखो यहाँ पर CO है, लिगेंड यहाँ पर क्या है, CO है, और CO में जो डोनर एटम होता है वो कार्बन होता है। तो CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें बैक पेयरिंग पॉसिबल होगी। बैक पेयरिंग पॉसिबल होगी तो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन बैक पेयरिंग में जाएंगे। ठीक है, तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन बैक पेयरिंग में जाएंगे, तो आपका कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 4s खाली हो गया, इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो आपको
इसका CO 4 CO है, 4 लिगेंड, अब 4 डब्बे खाली चाहिए आपके, तो ये बाहर वाले 4 डब्बे आपके खाली हो गए। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, यहाँ पर सारे डब्बे, इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है आपका, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक हो गया, म्यू आपका 0 हो गया, म्यू 0 हो गया, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे है हमारा NiCl4 -2, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको, तो वो आता है +2, तो +2 आता है, तो निकल का जो कन्फिग्रेशन होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ठीक है, ये निकल का एक्चुअल कन्फिग्रेशन होता है, तो निकल +2 क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4s वाले इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो हमने भर दिया निकल में 3d8 भर दिया यहाँ पर। अब 3d8 भरने के बाद ये यहाँ पर आपका Cl है, तो Cl वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पर बैक पेयरिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर 4 लिगेंड है, तो 4 डब्बे खाली चाहिए, तो एक 4s का हो गया, 3 4p के हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 होता है आपका टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, तो पैरामैग्नेटिक, म्यू हो गया 2.9, और ये हो गया हाई स्पिन, आपका बैक पेयरिंग हुई नहीं है तो इसलिए हाई स्पिन। अब है आपका CuCl4 -2। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला Cu का, वो आया आपका +2, तो Cu का एक्चुअल कन्फिग्रेशन ऐसा होता है, ठीक है, Cu का एक्चुअल कन्फिग्रेशन ये होता है आपका कॉपर, तो 3D कॉपर जिंक, तो 3D10 4s1 रहता है इसका कन्फिग्रेशन, तो 3D10 4s1 है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो एक हमने 4s से निकाल देंगे, एक 3D से निकाल देंगे, तो इसमें बचेगा 3D9, तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, बाकी डब्बे खाली पड़े हैं। क्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं, तो ये चारों डब्बे बाहर वाले काम में आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक, म्यू हो गया 1.7, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों। अब है आपका ZnNH3 4 +2, तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, वो आया +2, तो Zn होता है 30 नंबर पे, तो Zn का ऐसा होता है कन्फिग्रेशन। अब इससे +2 है, तो Zn +2 का लिखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे हम। अब इसमें 4 डब्बे खाली चाहिए, क्योंकि 4 लिगेंड है यहाँ पर, तो बाहर वाले 4 डब्बे खाली हैं, यहाँ पर सारे डब्बे भरे हुए हैं, तो बैक पेयरिंग का सवाल ही नहीं उठता, वैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, यहाँ पर म्यू हो गया 0 आपका, इसलिए डायमैग्नेटिक हो गया, ये लो स्पिन हो गया आपका। अब देखिए MnCl4, तो Mn होता है आपका, उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकलेगा +2, तो Mn होता है 25 नंबर पे, 25 नंबर पे, तो यहाँ पर इसका कन्फिग्रेशन रहता है 3D5 4s2, लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों +2 है, तो 4s वाले निकल जाएंगे +2 के चक्कर में, तो यहाँ पर 3D5 ही बचा, 3D5। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी नहीं, तो 4 हमको बाहर वाले डब्बे चाहिए क्लोरीन के लिए, तो ये 4 डब्बे काम में आ जाएंगे, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू हो गया 5.9, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये 2 आपको मैं दे रहा हूँ, ये 2 आपको खुद ट्राई करने हैं, ये क्वेश्चन ये आप खुद ट्राई करो, इसमें निकल का निकाल के देखो ये सारी चीज़ें, और एक ये है आपका कॉपर, ये भी आप खुद ट्राई करो और इसमें निकाल के देखो। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि पहला है हमारा NiCN4 -2, तो Ni में देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आया है आपका +2, NiCN4 में +2 आया है, तो निकल होता है 3D8 4s2, 4s2 वाला निकल गया, ठीक है, तो 3D8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, बैक पेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो आपका जो
चार आपको खाली डब्बे चाहिए, क्योंकि चार लिगेंड है यहाँ पर, तो एक डब्बा ये खाली हो गया, एक ये एस वाला हो गया, दो पी वाले हो गए, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। DsP2 होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो गया, और इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायमैग्नेटिक हो गया, लो स्पिन है आपका। इस प्रकार आपको करने हैं दोस्तों। जैसे PtCN4 2- है, तो आप पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे कि Pt का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना ही नहीं आता अपने को। तो दोस्तों आपको निकल का लिखना आता होगा, निकल के नीचे Pt होता है, तो जो निकल का होता है वही Pt का होगा, तो निकल का लिख लो आप, वही Pt का होगा, निकल +2 का लिख दो, वही Pt+2 का होगा, ठीक है। और इसमें भी बैक पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि Cn आया हुआ है। इसके बाद बाहर वाले 4 डब्बे आप भर देना तो DsP2 हो जाता है, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद PtCl4 है, ये आप खुद करना, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना एक बार। तो ये लास्ट मैं करवाता हूँ, उसके बाद हेक्सा हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। जैसे CuNH3 4+2 है, तो कॉपर की बात करूँ मैं दोस्तों, तो यहाँ पर है कॉपर आपका +2 स्टेट में, तो कॉपर +2 का कन्फिग्रेशन लिख देना है अपने को। कॉपर +2 का कन्फिग्रेशन लिख दिया हमने, ये 3D9 2 2 4 2 6 2 8 9 3D9 है आपका, ठीक है, 3D9 ये कॉपर का एक्चुअल होता है 3D10 4s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचेगा आपके पास 3D9 हो गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग तो हो नहीं सकती और कितना जाए अंदर ही। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्रिस्टलोग्राफी मेथड से हमने देखा कि जो ये कंपाउंड होता है CuNH3 4+2, ये कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर होता है, लेकिन यहाँ पर डब्बे तो बाहर वाले खाली बचे हैं, उसके हिसाब से तो sp3 होना चाहिए, बोलो आपका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये मिल क्या रहा है आपको, स्क्वायर प्लेनर मिल रहा है। अगर हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो स्क्वायर प्लेनर मिल रहा है, तो ये एक ही केस में हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल के बाहर वाले में चला जाए, बाहर वाला जो एक P खाली बचा है उसमें चला जाए, तब ये डब्बा खाली हो सकता है, तब ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है DsP2 अगर ये यहाँ पर चला जाए। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होता है ये काफ़ी लूज होता है, मतलब न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला गया है ये इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस का इस पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए आसानी से लूज हो सकता है इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो ये कंपाउंड है होता है, इसका नेचर होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है खुद को, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और दूसरों को रिड्यूस कर लेता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है ये। बिकॉज इसका तो 3D इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हालांकि इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहेगा, स्क्वायर प्लेनर शेप रहेगी, म्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यू हो गया 1.7 और पैरामैग्नेटिक हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है इस वजह से ये, क्योंकि थोड़ा सा ये अब नॉर्मल बिहेवियर शो करता है ये कंपाउंड। आगे दोस्तों है आपका कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक तो इनर ऑक्टाहेड्रल होगा, एक आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा, हाइब्रिडाइजेशन एक D2sp3 होगा, एक sp3d2 होगा। तो बात करते हैं 1 बाय 1 सबकी। तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इसके पास दे हैव नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाई मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए उनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये वीक लिगेंड की वजह से बनते हैं। और चलो देखते हैं, जैसे K4FeCN6 है, तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है +2, तो Fe का +2 आया, तो Fe का वैसे एक्चुअल होता है आपका 26 नंबर पे होता है, तो 3d6 4s2 होता है, 3d6 4s2 होता है, लेकिन +2 होने की वजह से 4s वाले इलेक्ट्रॉन चले गए, केवल 3d6 बचा। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने के बाद ये Fe+2 हो गया। अब यहाँ पर आपको 6 डब्बे खाली चाहिए, क्योंकि 6 लिगेंड है, तो 2 डब्बे तो ये हो गए, एक डब्बा ये हो गया और 3 डब्बे ये हो गए, तो टोटल 6 डब्बे हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया 2 D के, 1 S का, 3 P के, तो D2sp3। तो D2sp3 मतलब इनर D यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया इनर ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, क्योंकि म्यू यहाँ पर है 0,
अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं। अगला है आपका COFe6-3। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको कोबाल्ट का, वो आता है +3। तो कोबाल्ट +3 का हमने कन्फिग्रेशन लिखा तो वो आया 3D6 हो गया। ठीक है, अब कोरस 4p4d खाली है। वैसे फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो इसमें बैक पेयरिंग होगी नहीं, तो इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 4 बच जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो इसका म्यू हो गया 4.9, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब देखो जो 6 लोन पेयर है तो 6 के लिए बाहर वाले डब्बे काम आएंगे, 1 s का, 3 p के और 2 d के। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आउटर ऑक्टाहेड्रल हो गया, हाई स्पिन हो गया क्योंकि डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा है इसका। तो इस प्रकार ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है दोस्तों, इसी प्रकार ट्राई कीजिए इसको। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे ये 2 क्वेश्चन क्या और दे रहा हूँ आपको, आप खुद ट्राई कीजिए, देखिए आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि वीबीटी की लिमिटेशन क्या है, क्या चीज़ें होती है जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो वीबीटी एक तो बैक पेयरिंग का रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि बैक पेयरिंग हो क्यों रही है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसके अलावा वीबीटी होती है वो डज नॉट प्रोवाइड सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन फॉर कलरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो कलर शो करते हैं, तो वीबीटी उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि वो कलर शो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसके अलावा ये हमने स्पेशल कंपाउंड देखा था CONH3 4+2। ठीक है, इसी प्रकार CONH3 6+2 भी इसी तरह का बिहेवियर शो करता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर सेल में चला जाता है, लूज इलेक्ट्रॉन होता है, उस वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो इनके पीछे का जो रीजन है वो भी एक्सप्लेन वीबीटी यहाँ पर नहीं कर रही है। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई है वीबीटी की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से ये वीबीटी हो गई है, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है कुछ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर आपको इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ज़्यादा डिटेल में करवा रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंट इसके डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी साथ में करते चल रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।